एनाटॉमी और स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, ये तीनों चैप्टर आएंगे। बाकी में आप देख लीजिएगा। लास्ट टाइम चल रहा था हाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हमको बताना है किस तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के माध्यम से, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट किसके माध्यम से? ब्लड के माध्यम से, ठीक है। तो पहले हम लोग किसका पढ़ेंगे? ऑक्सीजन का। उसके भी पहले एक चीज मैंने बताया था आपको हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन कैन ट्रांसफर ऑक्सीजन एज वेल एज CO2। ये ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करेगा और CO2 को भी, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ जब ये बाइंड करेगा तो क्या बनेगा? HbO2। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा तो बनेगा HbCO2। इसको क्या बोला था हमने? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। HbO2 को क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और HbCO2 क्या है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये था कार्ब अमीनो, ये मैंने लास्ट टाइम सब बता दिया था, ठीक है। हीमोग्लोबिन में दो हीम ग्रुप है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? पिगमेंट है, उसमें आपको हीम मिलेगा एक पिगमेंट, और ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन का चेन, ठीक। ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? तो हीम करेगा, ग्लोबिन केवल मदद करता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जब बाइंड करती है तो किसके साथ बाइंड करेगा? हीम के साथ। CO2 बाइंड करेगा किसके साथ? हीम के साथ। केवल ग्लोबिन क्या करेगा? स्टेबिलिटी करेगा। समझ में आ रहा ना? अब हमको पढ़ना है ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। देखिए ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, अगर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट दो तरीके से है ब्लड में, एक आरबीसी के द्वारा आइए और एक प्लाज्मा के द्वारा। आरबीसी के द्वारा 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। कितना परसेंट? और प्लाज्मा में 3%। आइए, प्लाज्मा में 3%। ऑक्सीजन जब प्लाज्मा में डिसॉल्व स्टेट में जाती है, प्लाज्मा में घुल करके, समझ में आया। और आरबीसी के साथ जब वो जाएगी 97%, तो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर के जाएगी किस रूप में? HbO2 के रूप में। समझ में आ रहा है? ये मैं शुरुआत से बता रहा हूं आपको। कितनी बार मना किया, डायरेक्ट बैठ जाया करिए, डिस्टर्बेंस मत किया करिए बीच में। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, आरबीसी से कितना ट्रांसपोर्ट? आरबीसी से 20 से 25%। आरबीसी के द्वारा ट्रांसपोर्ट कितना होगा? 20 से 25%। प्लाज्मा के द्वारा कितना परसेंट? 7%। बाकी जो बचा वो बाइकार्बोनेट आयन के द्वारा होगा। किसके द्वारा? बाइकार्बोनेट आयंस। कितना परसेंट है? 70 के आसपास। बुक में कितना लिखा हुआ देखिए एग्जैक्ट। अप्रॉक्स 70 से 72%। समझ में आ रहा है? तो सबसे ज्यादा CO2 किस रूप में ट्रांसपोर्ट होती है? बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में, सोडियम बाइकार्बोनेट। समझ में आ रहा है ना? लिखिए नहीं, मोबाइल है ना, है ना बेटा? मोबाइल है, फोन है ना, यहीं से स्कैन कर लीजिएगा, पूरा आ जाएगा। जो लिखा हुआ है सब आपके पास आ जाएगा। लिखिए नहीं, इसको समझिए ध्यान से, इसको केवल समझिए। लिखने में दिमाग लिखने में लगेगा, समझने में नहीं लगेगा। समझ में आ रहा ना? सबसे ज्यादा पूछा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट किस रूप में है? तो बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में 70%। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा आरबीसी के द्वारा होता है, 97%। समझ में आया? आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है। अरे सुनिए, एक्चुअली में तो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करेगा, लेकिन है तो आरबीसी के अंदर ही ना।
तो आप कहीं आरबीसी के द्वारा हो रहा है या हीमोग्लोबिन, बात एक ही मानी जाएगी। समझ में आया? हाँ, ये हो गया इतना। अब हमको एक एक करके पढ़ना, देखिए आगे इसके बाद कुछ चीजें। सबसे पहले पढ़ना क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। जो 97% वाला पढ़ना है, क्योंकि 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में घुल के जाती है, उसको नहीं पढ़ना हमको। ऑक्सीजन आरबीसी के द्वारा या हीमोग्लोबिन के द्वारा कैसे ट्रांसपोर्ट होती है वो पढ़ना है। तो 97% जो ट्रांसपोर्ट होती है उसको समझना है। ठीक, इसको समझने के पहले एक चीज और समझ लीजिए। 100 ml ऑफ ब्लड, 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है? अगर कहा जाए आपके शरीर में कितना हीमोग्लोबिन है, ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, कितना हीमोग्लोबिन है? बोलते हैं 10 है हीमोग्लोबिन, 12 है, 14 है, 16 है। ठीक है, तो 12 से 16 एवरेज है। 12 से लेकर के 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। आपके ब्लड शरीर में कितना ब्लड है? लगभग अप्रॉक्स 5 लीटर के आसपास। ठीक है, 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए? 12 से 14 ग्राम। तो 100 ml ब्लड में 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन। 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन आपके 100 ml ब्लड में होना चाहिए, ये नॉर्मल है। ठीक, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है? 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ml O2 को ट्रांसपोर्ट करता है? 1.34 ml। समझिए ध्यान से, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा? ट्रांसपोर्ट 1.34 ml ऑक्सीजन। ये समझ रहे हैं ना भाई? हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, CO2 को भी। हम पढ़ क्या रहे हैं? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। कितना ml ऑक्सीजन को पकड़ेगा? 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर इसको एवरेज ले लें तो 15 मानिए, 15 मान लीजिए, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, वो ट्रांसपोर्ट कितना करेगा? ट्रांसपोर्ट 20 ml ऑक्सीजन। कैसे पता लगा? 1.34 1 ग्राम से है, तो 15 ग्राम से निकालेंगे तो आ जाएगा 20 ml। मतलब आपके शरीर में 100 ml ब्लड में जितना हीमोग्लोबिन होता है, वो कितनी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है? 20 ml ऑक्सीजन। समझ में आ रहा ना? ऐसे पता लगा ये। ठीक, अच्छा, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन कहां से पकड़ता है? लंग्स से। अगर कहा जाए ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना ml ऑक्सीजन है, तो कितनी होगी? 20 ml। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ही तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है। तो कितना ऑक्सीजन को पकड़ रखा है उसने? 20 ml को। कितने ग्राम? 15 ग्राम हीमोग्लोबिन में। समझ में आया? अब बुक में जो लिखा है वो समझिए। बुक में लिखा हुआ है 5 ml O2 transport to tissue। हीमोग्लोबिन, आपके शरीर में जो हीमोग्लोबिन है वो 5 ml ऑक्सीजन को आपके टिश्यू में ट्रांसफर कर देता है। कितनी ऑक्सीजन डिलीवर करता है? 5 ml। 20 ml ऑक्सीजन को लेके आता है, 20 ml लंग से, और 5 ml को ट्रांसपोर्ट करेगा बॉडी के टिश्यू में। बाकी 15 ml कहां चली जाएगी? बची रहती है। 15 ml जो है, जैसे मान लीजिए ये आपका हार्ट है, ध्यान से देखिएगा, हार्ट, और ये क्या है? लंग्स है। लंग्स से ब्लड आया हार्ट में। कौन सा ब्लड आया? ऑक्सीजनेटेड। कितनी ऑक्सीजन आ रही है इसमें? इसमें 20 ml आ रही है। कितने ब्लड में आ रही है? 100 ml ब्लड में। 100 ml ब्लड में आ रही है। तो 100 ml ब्लड में कितनी ऑक्सीजन लेके आ रहा है?
20 ml। और यही 20 ml आगे बढ़े, इसमें भी क्या रहेगा 20 ml। जब ये टिश्यू में पहुंचेगा तो टिश्यू में जब पहुंचेगा तो कितना ऑक्सीजन दे देगा टिश्यू को 5 ml। मतलब 100 ml ब्लड 5 ml ऑक्सीजन को कहां भेज दिया टिश्यू में, बाकी 15 ml ऑक्सीजन कहां बढ़ गई आगे, फिर वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में चली गई। कहां चली गई, जिसको डीऑक्सीजनेटेड बोलते हैं, उसमें भी तो ऑक्सीजन रहता है। ठीक, ये लाइन लिखा है बुक में कि 100 ml ब्लड ट्रांसपोर्ट द 5 ml ऑक्सीजन टू द टिश्यू। 100 ml ब्लड, आगे लिखेंगे ट्रांसपोर्ट 5 ml O2 टू टिश्यू। ये आपके क्वेश्चन आता, ध्यान रखिएगा। ठीक, 5 ml को भेज दिया। इसी तरीके से आपके ये लंग्स है। ठीक, ये लंग्स हो गया। लंग्स में कौन सा ब्लड भेजा जाता है, डीऑक्सीजनेटेड। क्यों भेजा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए। जो ब्लड में CO2 है उसको लंग्स में भेजने के लिए। तो इसमें कौन सा ब्लड फ्लो हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ना। अरे हार्ट से आएगा तो लंग्स में जाएगा ब्लड ना, कौन सा ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड जाएगा। CO2 को ले जा रहा है, वो CO2 ज्यादा है, ऑक्सीजन क्या है, कम है। कितनी ऑक्सीजन है, वो 15 ml है इसमें। ठीक, तो यहां ये CO2 को जब ले जाएगा लंग्स में तो कितनी CO2 को लंग्स में भेजेगा, 100 ml ब्लड 4 ml CO2 को भेजता है। ध्यान रखिएगा, यहां से कितना CO2 जाएगा इसमें, 4 ml CO2। ml का मतलब समझ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम बता रहे हैं हम, गैस का आयतन। ठीक है, वॉल्यूम बता रहे हैं। तो 100 ml ब्लड, इसमें 100 ml ब्लड जो है वो क्या करेगा, लंग्स में कितनी ऑक्सीजन को भेजेगा, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड को भेजेगा, 4 ml। जैसे लंग्स से जो ब्लड आया था टिश्यू में जब पहुंचा तो 5 ml ऑक्सीजन को यहां भेजा, लेकिन यही ब्लड जब आगे डीऑक्सीजनेटेड बन के जाएगा लंग्स में तो 4 ml CO2 को लंग्स में भेजेगा। समझ में आ रहा ना, यहाँ 5 है वहां 4 है, ये ध्यान रखिएगा। मैं इसको लिख दे रहा हूं, ये दोनों लाइनें आपकी बुक में लिखी हुई हैं। लिखेंगे 100 ml ब्लड ट्रांसपोर्ट 4 ml CO2 टू लंग्स। 100 ml ही क्यों लेते हैं, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड बना रखा 100 ml का। ब्लड का रेशियो सब में अलग अलग है ना, किसी में ब्लड कम, किसी में ज्यादा। तो एक रेशियो बनाया है कि 100 ml में 4 ml CO2 ट्रांसपोर्ट की जा रही है, तो 5 लीटर ब्लड अगर है शरीर में, ठीक है, तो कितना ट्रांसपोर्ट होगा उस हिसाब से। ये हो गया इस तरीके से, समझ में आया। अब इसके बाद एक चीज और समझनी है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, एक चीज बुक में दिया है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, उसको समझिए। देखिए सब लोग बुक ओपन कर लीजिए, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। कोई बताएगा ये कर्व क्या बताता है। ये कर्व जो है अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो इस कर्व में ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर क्या लेते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हम लोग किसका ट्रांसपोर्ट समझ रहे हैं, ऑक्सीजन का। ठीक है, हीमोग्लोबिन के माध्यम से। इस एक्सिस पर लेते हैं पार्शियल प्रेशर, यहां पर मान लीजिए 10 ले लिया, 20 हो गया, सॉरी 10 करिएगा, 10 हो गया, 20, 40, 60, 80 और 100। ये क्या है, PO2 है। इस एक्सिस पर क्या लिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इस एक्सिस पर क्या लेंगे, ये देखिए ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड कर रही है, यहां पर हीमोग्लोबिन के साथ में। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन से उसका लगाव कितना है, सोचिए अगर कहीं ऑक्सीजन कम है तो हीमोग्लोबिन की के साथ उसका बाइंडिंग कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा ना।
भाई हीमोग्लोबिन तो आपके शरीर में जितना है उतना ही रहेगा, कम ज्यादा हो रहा बात अलग है, लेकिन एक नॉर्मल रेंज में है कि नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता आपके शरीर में अलग अलग स्थान पर अलग अलग होती है। जैसे फेफड़े में आपकी ऑक्सीजन ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, कम, और आपके टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है और ऑक्सीजन क्या होती है, कम। समझ में आता है? तो जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन इसका ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ता है, जो बाइंडिंग होती है, उसको बोलते हैं सैचुरेशन। क्या बोला जाता है? सैचुरेशन। कितना जुड़ा, ज्यादा ऑक्सीजन रहेगी तो ज्यादा जुड़ेगा हीमोग्लोबिन के साथ, कम ऑक्सीजन है तो कम जुड़ेगा ये, ठीक। और अगर ऑक्सीजन कहीं ज्यादा है तो जाहिर सी बात है वहां कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी। फॉर एग्जांपल लंग्स में ऑक्सीजन ज्यादा होती है, CO2 क्या होती है, कम, और टिश्यू में क्या होता है, जस्ट उल्टा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और ऑक्सीजन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताइए, यहां नोट कर लीजिएगा, वन मॉलिक्यूल, अगर हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल है, हाँ, कितने ऑक्सीजन मैक्सिमम जुड़ सकते हैं, 4, ठीक है। 4O2 मैक्सिमम कंबाइंड, 4 O2 मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, 5वां नहीं जुड़ेगा। अगर कम ऑक्सीजन है तो एक मॉलिक्यूल जुड़ेगा हीमोग्लोबिन से, और ज्यादा है 2, और ज्यादा है 3, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है 4 मॉलिक्यूल मैक्सिमम जुड़ जाएंगे हीमोग्लोबिन के साथ, एक हीमोग्लोबिन के साथ में। समझ में आ रहा ना? तो ये भी नोट कर लीजिएगा कि एक मॉलिक्यूल के साथ 4, मैं यहां लिख दे रहा हूं, 1 हीमोग्लोबिन मैक्सिमम 4O2। तो 4 जुड़ गए हैं, तो देखिए इस लाइन पर पार्शियल प्रेशर ले रहे हैं, इस लाइन पर क्या लेंगे, कितना हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, परसेंट सैचुरेशन। जैसे आपने खाना खाया, आपका पेट 1/4 भरा तो कितना परसेंट सैचुरेशन हुआ, 25% पेट भरा है अभी, आधा पेट भर गया 50%, तिहाई भर गया तो 75, पूरा पेट फुल हो गया तो क्या हो गया, 100% सैचुरेशन होता है ना। लेकिन कभी क्या पूरा पेट भरता है, कहने को होता है, थोड़ा सा गैप बनाना चाहिए, उल्टी हो जाएगा, जगह होनी चाहिए पेट में, तो पेट पूरा नहीं भरता कभी, वो खाली महसूस होता है, ठीक। ऐसे यहां पर वही चीज समझना है। इस एक्सिस पर हम सैचुरेशन ले रहे हैं कि हीमोग्लोबिन ने कितना परसेंट बाइंडिंग किया। बुक में देख के बताइए थोड़ा सा, यहां से क्या क्या लिखा गया है, कितना परसेंट स्टार्टिंग किया उन्होंने, 20, इसके बाद 40 है, वही सेम, 60 हो गया, 80 हो गया और 100। ये परसेंट है, इस एक्सिस पर क्या लेंगे, परसेंट सैचुरेशन, सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन किसके साथ पढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन के। यहां तक समझ में आ रहा है ना? इस एक्सिस पर कितना ऑक्सीजन का प्रेशर, इस पर कितना सैचुरेशन, ठीक। हाँ, 0 ऑक्सीजन का प्रेशर होता नहीं है, कहीं 0 नहीं होता कहीं, आपकी बॉडी में ऐसा नहीं कि कहीं 0 ऑक्सीजन है, 0 है तो फिर ऊपर की कहानी, समझ में आया? तो पार्शियल प्रेशर देखिए, अगर 100% पार्शियल प्रेशर मैक्सिमम बताइए, हमने आपको पढ़ाया है सबसे ज्यादा आपके ब्लड में, लंग्स में 104 पार्शियल प्रेशर पढ़ाया था, कितना पढ़ाया था, 104। लेकिन ये ब्लड की बात हो रही है, ब्लड में कितना था, 95 मैक्सिमम, 95 पार्शियल प्रेशर रहता है मैक्सिमम ब्लड में, उससे ऊपर नहीं जाता है, लास्ट टाइम बताया था। तो 95 पार्शियल प्रेशर कहां आएगा, यहां पर आएगा, ठीक है, 100 के आसपास आएगा ना। तो कहेंगे अगर लंग्स में 95 पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, सॉरी, ब्लड में है, और लंग्स में कितना होता है, 104, लंग्स में कितना होता है, 104, तो 95 के आसपास ऑक्सीजन को अगर ले जाएंगे तो कितना सैचुरेशन दिखाना चाहिए हमको, 100% ना। अरे आपके लंग्स में से जो ब्लड आ रहा है उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन तो उसी ब्लड में रहती है कि नहीं रहती है, तो कहेंगे 100% सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ कि नहीं। लंग्स से जो ब्लड चल के आ रहा है, लंग्स से ब्लड कहां आ रहा है, हार्ट में आ रहा है ना,
इसमें ऑक्सीजन सबसे ज्यादा रहनी चाहिए कि नहीं रहने, होती भी है। कितना पार्शियल प्रेशर बताया, 95 पार्शियल प्रेशर बताया ना। सैचुरेशन कितना होगा, ये तो पार्शियल प्रेशर है, सैचुरेशन कितना होगा, कितना हीमोग्लोबिन बाइंड करेगा, जितना बाइंड कर सकता है। मैक्सिमम बाइंडिंग होगी तो मैक्सिमम कितनी दिख रही है आपको, 100, लेकिन 100 नहीं होती है। 97% से ऊपर बाइंडिंग हीमोग्लोबिन की होती ही नहीं है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कितना जुड़ सकता है, 97%, उससे ज्यादा नहीं जुड़ेगा। ऐसे आपका स्टमक 100% फुल नहीं हो सकता है, वैसे ही हीमोग्लोबिन भी 97% सैचुरेट करेगा। 100 क्यों नहीं करता है, कोई कारण बताएंगे। 100% सैचुरेशन हीमोग्लोबिन का नहीं होता है कभी ऑक्सीजन के साथ। हाँ, ये बात अलग है कि एक हीमोग्लोबिन से मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे, लेकिन ये एक हीमोग्लोबिन की बात हो रही है ना आपके ब्लड में पता नहीं कितने हीमोग्लोबिन है मॉलिक्यूल, तो सबके सब नहीं जुड़ेंगे। 100% सैचुरेशन नहीं होगा सारे हीमोग्लोबिन का, ऐसा नहीं होगा सबके सब जितने हीमोग्लोबिन है सबके सब चारों ऑक्सीजन पकड़े हुए हैं, ऐसा नहीं होगा। कोई हो सकता है उसमें से 3 पकड़ा होगा, कोई 2 पकड़ा होगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बॉडी में जहां जहां आपके ब्लड है हर जगह कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं है, हर जगह CO2 है। ऐसा तो नहीं है कि अगर ब्लड में केवल और केवल ऑक्सीजन होती, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, तो आप मान सकते थे कि हीमोग्लोबिन 100% सैचुरेशन कर रहा है, लेकिन साथ में टांग अड़ाने वाला भी तो है, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बैठा हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड विरोध करता है किसका, इसका विरोध करता है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना पसंद नहीं है। किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को ये पसंद नहीं है कि वो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए। तो जहां CO2 बहुत ज्यादा रहती है वहां हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कम जुड़ता है, जैसे टिश्यू में। और जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा कम रहती है, जैसे लंग्स में होता है सिस्टम, तो वहां ये जुड़ जाता है, लेकिन 100% नहीं जोड़ने देता है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि CO2 मौजूद है, विलेन मौजूद है, ठीक, समझ में आ रहा है एक चीज। तो यहां देखिए, इसको समझाने का मकसद यही था कि एट 95 PO2 पार्शियल प्रेशर जब कितना रहेगा, 95 रहेगा, एट PO2 95, हाँ, तो 97% सैचुरेशन होगा। याद रखिएगा, सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन किसके साथ, विथ ऑक्सीजन के साथ में। 100 नहीं होगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ठीक, वो जुड़ने नहीं दे रहा पूरी तरीके से। इसको कहां होगा ये 97% सैचुरेशन कहां होगा, लंग्स से जो ब्लड आपके हार्ट में आता है वो पल्मोनरी वेन से आता है ना, तो पल्मोनरी वेन में ये सिस्टम होगा। कहां होगा, इन पल्मोनरी वेन, ठीक, समझ में आया। तो देखिए एक पॉइंट यहां लगा दे, 97 मैक्सिमम, 95 मैक्सिमम आपके ब्लड में पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, कितना सैचुरेशन होगा, 97%। तो यहां पर हटा करके एक पॉइंट मैंने लगा दिया, देखिए यहां पर ये हो गया 95 के ऊपर। चलिए इसके बाद बताएंगे 40 पार्शियल प्रेशर कहां होता है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 कहां होता है, टिश्यू में। टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 45 बुक में लिखा गया, टेबल पढ़िए, टेबल उधर बनी हुई है साथ पर, जो टेबल बनी हुई है देखो, ये टेबल है, अल्टोवर पेज को, ये टेबल है। यहाँ टिश्यू में जाएंगे, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 45 लिखा है, ऑक्सीजन का प्रेशर 40, क्योंकि टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है और ऑक्सीजन क्या होती है उस ब्लड में, कम रहती है, ठीक। तो 40 पर जाएंगे, तो 40 पर कितना सैचुरेशन होगा, ये कम होगा ना, 40 पर सैचुरेशन कितना होगा, कम। तो आपको ये 40 पर जो भी वैल्यू आएगी वो इसी के सराउंडिंग में आएगी, नियर अबाउट 75% के आसपास आएगी। कितनी आएगी वो, 75। देखिए यहाँ 80 के नीचे आएगा ये वैल्यू, ये यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ आएगा, 80 के नीचे। तो जब 40 पार्शियल प्रेशर होता है तो 75% सैचुरेशन होता है।
अरे सीधी सी बात है, ऑक्सीजन अगर कम हो रही है कहीं पर तो हीमोग्लोबिन के साथ क्या है, कम जुड़ेगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन तो जुड़ने वाला कम है। खाना कम है तो आपका पेट कम भरा रहेगा, जाहिर सी बात है ना। नहीं, खाना कम नहीं खाएंगे, पेट कम भरा रहेगा, महसूस नहीं होगा कुछ खाए भी हैं। तो ऑक्सीजन अगर 40 पर है तो जाहिर सी बात है आपका पेट खाली रहेगा, 75% पेट भरा रहेगा। सैचुरेशन कितना रहेगा, 75% पर। समझ में आ रहा ना। और नीचे चले जाएंगे तो और सैचुरेशन कम हो जाएगा, 50%। और नीचे चले जाएंगे 25% सैचुरेशन। एक चौथाई खाना खाया है अभी, भोजन ही नहीं है। भोजन क्या है, हाँ ऑक्सीजन है। समझ में आ रहा ना। ये चीज समझ में आया, एक चीज आपको यहाँ से कि ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा खाना, ज्यादा महसूस करेंगे भरा हुआ है, ज्यादा सैचुरेशन, कम भोजन, कम सैचुरेशन। ठीक। अब इसका एक ग्राफ बना हुआ, अब इस ग्राफ को समझ लीजिए। मैं यहाँ जो मैंने बोला वो मैं लिख देता हूं। 97%, अगर ऑक्सीजन 100%, अगर ऑक्सीजन लगभग 100 है, होती तो 95 है। अगर 100 ऑक्सीजन या 95 है तो सैचुरेशन कितना बोलते हैं, 100 के आसपास, 97। ठीक। और अगर मान लीजिए ऑक्सीजन क्या है, थोड़ी कम है, तो सैचुरेशन कितना हो जाएगा, 75। समझ में आ रहा है। तो देखिए हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करता है। क्या बाइंड करता है, ऑक्सीजन। कितने विलन होते हैं, खाली कार्बन डाइऑक्साइड विलन नहीं है, बहुत लोग हैं इसमें, बहुत लोग काम करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि CO2 ज्यादा है तो क्या होगा, सैचुरेशन घटेगा, नहीं। और भी चीजें समझिए, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ मिलने को क्या करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए, अगर मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ज्यादा है। ठीक। अब बताइए, अगर CO2 ज्यादा है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा होगा कि कम होगा। अगर ब्लड में CO2 ज्यादा है तो ब्लड में H+ कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, कम, ज्यादा। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में बढ़ने से ब्लड एसिडिक हो जाता है। आपके ब्लड में वाटर है ना, वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज्यादा रहेगी तो वाटर के साथ जुड़ेगा तो H2CO3 बनेगा, बनता भी है। और H2CO3 टूटेगा तो H+ और HCO3-। जितनी ज्यादा CO2 होगी उतनी ज्यादा ये बनेगा और उतना ही ज्यादा H+ निकल बनेंगे, उतने ही H+ ज्यादा हो जाएंगे। ठीक। तो ज्यादा CO2, ज्यादा H+, ज्यादा H+ का मतलब ब्लड क्या हो गया, एसिडिक। तो अगर CO2 ज्यादा रहती है तो H+ कंसंट्रेशन क्या होती है, वहां ज्यादा होती है। ठीक है, एसिडिटी क्या, pH क्या रहेगा बताइए, H+ ज्यादा तो pH क्या, कम की ज्यादा, pH लो होता है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा जाएगी pH उतना ही कम जाएगा। समझ में आया। तो pH क्या हो जाएगा, कम। और बताएंगे, टिश्यू में रेस्पिरेशन कहां होता है, टिश्यू में होता है ना। टिश्यू में क्या चलता है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में एनर्जी बनती है कि नहीं बनती है, बनती है ना। एनर्जी बनती है तो ATP। तो टेम्परेचर आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा कहां होता है, लंग्स में होता है या टिश्यू में, टिश्यू में। क्यों, क्योंकि टिश्यू में लगातार रेस्पिरेशन चल रहा है, ऊर्जा बन रही है, ग्लूकोज टूट रहा है और एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो एनर्जी जितनी ज्यादा रिलीज उतना ही उस एरिया का टेम्परेचर भी हाई होता है। तो टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो, टेम्परेचर ज्यादा है, ये सब एक चीज है। CO2 ज्यादा, उसका मतलब H+ ज्यादा होना है, H+ ज्यादा है तो इसका मतलब pH कम हो रहा है। और CO2 अगर ज्यादा है इसका मतलब ग्लूकोज ज्यादा टूट रहा है, एनर्जी ज्यादा बन रही है, तो टेम्परेचर हाई होगा वहां का। समझ में आया। एनर्जी मोर, एनर्जी क्या है, ज्यादा है। इतना तो बुक में लिखा है, तो पैराग्राफ पढ़ेंगे, नीचे की लाइनों में लिखा गया है। ठीक है। और एक चीज और, अगर 2-3, कोई बताएगा 2-3/PG ये क्या है, ये अगर क्या चीज है, ज्यादा है,
क्या है ये 2,3 बाइफॉस्फोग्लिसराइड। ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा सबने ना, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 1 बाई, ये सब है। आगे जाकर के बनता है एक जगह क्या चीज 2,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। याद आ रहा है ना, ग्लाइकोलाइसिस में बनता है। तो ज्यादा ग्लूकोज टूट रहा है, इसका मतलब ज्यादा ये बन रहा है। अगर रेस्पिरेशन का रेट फास्ट है, इसका मतलब क्या है, आपके शरीर में ग्लूकोज ज्यादा टूट रहा है, शरीर में ऊर्जा बन रही है। तो ग्लूकोज जब टूटता है तो ये भी तो बनता है। तो अगर ये ज्यादा है ब्लड में, ये ज्यादा जानते हैं कहां होगा, टिश्यू में, क्योंकि टिश्यू में तो रेस्पिरेशन चल रहा है लगातार। इसकी मात्रा ज्यादा होना क्या बताती है कि रेस्पिरेशन बहुत फास्ट चल रहा है, ग्लूकोज बहुत ज्यादा टूट रहा है। ये कंडीशन कहां देखने को मिलती है, टिश्यू में। तो बताएंगे ये सारी परिस्थितियां कहां हैं, टिश्यू में। ये सारी कंडीशन कहां देखने को मिलती है, टिश्यू में। तो टिश्यू में ऑक्सीजन का सैचुरेशन विथ हीमोग्लोबिन क्या होगा, कम की ज्यादा, लो। इतने विलन बैठे हैं, ये ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ ज्यादा जोड़ने नहीं देंगे, समझ में आया, ये घटा देंगे सैचुरेशन। सैचुरेशन क्या हो जाएगा, जो 100% था वो कितना हो जाता है, 75। जब आप एक्सरसाइज करते हैं उस समय 25% सैचुरेशन पहुंच जाता है, कितना, 25%। समझ में आया। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ टिश्यू में कितने परसेंट तक जुड़ी रहती है, 25। टिश्यू की बात चल रही है। इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए, ये कंडीशन कहां मिला आपको, टिश्यू में। ऐसे ही आप लंग्स में देखिए, अगर मैं कहूं लंग्स में क्या परिस्थितियां होंगी, तो बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। एक चीज और छूट गया, टिश्यू में ऑक्सीजन क्या होती है, कम होती कि नहीं होती है, भाई बताइए। 45 CO2 रहता है तो ऑक्सीजन 40 रहती है। और अब आ जाते हैं लंग्स में क्या कंडीशन होती है। लंग्स में कौन सी एयर ज्यादा होती है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है कि ज्यादा उसके मुकाबले, अरे बोलो जी, कार्बन डाइऑक्साइड कम है कि ज्यादा है, कम है। ज्यादा किस क्लास में हो, हाँ फर्स्ट ईयर में हो, चलिए बैठ जाइए। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, कम होगी। फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो जाहिर सी बात है, जो ब्लड फेफड़ों में पहुंच रहा है उसमें क्या है, उसमें फेफड़े में आपके ऑक्सीजन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है। और पीएच क्या होगा उस एरिया में, ज्यादा होगा, क्योंकि H+ क्या रहेंगे, कम रहेंगे, सॉरी H+ कम रहेंगे। जाहिर सी बात है, CO2 कम तो एसिडिटी कम, एसिडिटी कम का मतलब H+ क्या हो गए, कम, और पीएच क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, टेम्परेचर क्या रहेगा उस एरिया का, लो रहेगा। लंग्स में वेंटिलेशन फास्ट होता है, ठीक। और 2,3 बाई पीजी क्या रहेगा, 2,3 बाई पीजी क्या रहेगा, कम। ये सारी कंडीशन देखने को मिलती हैं एट एल्वियोली। कहां पर होता है, एट एल्वियोली, एल्वियोली के लेवल पर मिलेगा देखने को। तो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ लगाव यहां कम कि ज्यादा, ऑक्सीजन ज्यादा है, हीमोग्लोबिन पसंद करेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकूं, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा वहां। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इंक्रीज करेगा या हाई होगा। यहां तो समझ में आ रहा है कि परसेंट सैचुरेशन कम टिश्यू में होगा ऑक्सीजन के साथ में, और ज्यादा कहां होगा, यहां। कौन कौन सी कंडीशन वहां होंगी, ये सारी कंडीशन होंगी। ठीक है, अब आ जाएंगे कर्व पर। जो कर्व बुक में दिया है उस कर्व को थोड़ा सा समझ लीजिए। वो मैं डायग्राम ओपन कर, यहां तो समझ में आ गया सबको।
हाँ आ गया है। अब देखिए एक डायग्राम बुक में से ओपन कर लेते हैं। कौन सा चैप्टर है? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एनसीईआरटी। इस टॉपिक को समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा, देखिए थोड़ा टिपिकल टॉपिक है इसलिए, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नहीं कराना हमको, क्वेश्चन नहीं कराना है, वो डायग्राम ओपन कर रहे हैं इसमें से। इसको समझ लीजिए, ध्यान से देखिए। देखिए बस ज्यादा बहुत इतना। ये देखिए ये टॉपिक लिखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कैसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। जो मैंने बोला सब मैंने बता दिया। यहां देखिए ये लिखा है ना, पढ़ लीजिए। बाइंडिंग ऑफ O2 विथ हीमोग्लोबिन, यानी देखिए एल्वियोली में क्या है, एल्वियोली में हाई PO2, पढ़िए ध्यान से। एल्वियोली में क्या होता है? ऑक्सीजन ज्यादा, CO2 कम, H+ कम, क्योंकि CO2 कम तो एसिडिटी कम, H+ कम, ठीक है, टेम्परेचर कम। ये सारे फैक्टर क्या करते हैं? फेवरेबल है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब बनेगा? जब ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन जुड़ेगा, ठीक है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए ये सारे फैक्टर जरूरी हैं। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन को तोड़ने के लिए कौन जरूरी है? जस्ट ये वाले, आगे वाले। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहां टूटता है? टिश्यू में जाकर के। जो ब्लड आपका टिश्यू में पहुंचता है तो ऑक्सीजन को ले जा रहा होता अपने साथ, ठीक है। वहां जाकर के हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देता है और किसको पकड़ लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। 100% सैचुरेशन। पार्शियल प्रेशर कितना है? 100 है। देखिए पार्शियल प्रेशर कितना दिया हुआ है? 100। 100 पार्शियल प्रेशर देख रहे हैं ये। 100 पार्शियल प्रेशर पर सैचुरेशन कितना है? 100 या 100 नहीं होता, कितना परसेंट होता है? 97%। पूछे जाता ये वाला जो कर्व है इसकी शेप क्या है? तो सिग्मॉइड कर्व है। क्या है ये? सिग्मॉइड। ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व सिग्मॉइड नेचर का होता है, ठीक है। अगर 40% पर आप आ जाइए, 40% ऑक्सीजन कहां होती है? 40% नहीं, सॉरी 40 प्रेशर वाली ऑक्सीजन आपके टिश्यू में होती है ना। तो टिश्यू में 40 है, इसको ऊपर ले जाएंगे यहाँ पॉइंट पर और इसको यहाँ खींचेंगे तो बताएंगे कितना परसेंट सैचुरेशन? 75। तो 75 सैचुरेशन कहां होता है? जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? 40, ठीक है। तो कहीं नोट कर लीजिएगा एक साइड में कि 75% सैचुरेशन, इसको नोट कर लीजिए। ये 40 PO2 पर होता है। जब पार्शियल प्रेशर कितना है? 40 है तो 75 सैचुरेशन हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए 50% सैचुरेशन यहां होगा, यहां 50 आएगा कहीं ना। 60 और 40 के बीच में ये लाइन कौन सी मानी जाएगी? 50 की, 50। तो 50 लाइन को अगर मैं यहां खींचू, इस पर देखिएगा ग्राफ समझिए, 50 को यहां खींच करके नीचे गिराएंगे इसको, मतलब 50 यहां, इसको यहां मिलाया और इसको नीचे गिराया, पॉइंट तो कितना आ जाएगा? लगभग ये 30 हो गया, 25 आया ना। तो 50% आधा पेट कब भरा रहेगा? जब ऑक्सीजन कितनी रहेगी? पार्शियल प्रेशर 25 रहेगा, तो 50% सैचुरेशन रहेगा, ठीक है। तो लिखेंगे 50% सैचुरेशन। 50% सैचुरेशन कब रहेगा? जब 25 PO2 रहेगा। PO2 कितना रहेगा? 25। समझ में आ रहा ना?
और 25% कब रहेगा? तो 20 है, 40 है, 25 यहाँ आएगा, समझ रहे हैं? क्योंकि 20, 40 ये क्या हो गया 30, और 30 के पहले ये क्या हो गया 25। तो 25% सैचुरेशन कहाँ जाएगा? लाइन को यहाँ मिलाएंगे, इस पर मिलाया, इस लाइन को यहाँ गिराइए, कितना आना चाहिए? लगभग 17 के आसपास। 17 जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर रहेगा तो 25% सैचुरेशन नजर आएगा। तो 25% सैचुरेशन जब कब होगा? जब 17 PO2 होगा। ये चीज समझ में आ रही है ना? हाँ, सब समझ में आ रहा है? आ रहा है, पढ़ के आएंगे तो आएगा, ठीक है। ये कर्व यही बताता है कि कितना ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कम तो सैचुरेशन हीमोग्लोबिन के साथ कम। कैसे? देखिए, यहां ऑक्सीजन कम हो रही है ना, सैचुरेशन 25, यहां ऑक्सीजन 40, सैचुरेशन कितना हो गया 75, यहां ऑक्सीजन कितनी है 25, सैचुरेशन 50, यहां ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, सैचुरेशन कितना 100%, मतलब 97। तो ये वाला, ये कंडीशन ये टिश्यू में ये कहां होता है? आपका लंग्स में। 100 कहां होता है? लंग्स में मिलेगा, ठीक है। बाकी ये 40 और 25, 17 ये कहां मिलेगा? ऑक्सीजन का वैल्यू ये टिश्यू में मिलेगा। एक्सरसाइज करेंगे आप तो आपका सैचुरेशन घट के 25 आ जाएगा, हाँफने लगेंगे 25 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ये कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ने लगेगी, ऑक्सीजन की कमी टिश्यू में पड़ने लगती है। समझ में आ रहा है? अब एक क्वेश्चन था कि PO2 क्या होता है? PO2 नहीं, क्या था क्वेश्चन में? कल तुमने पूछा था P50 क्या है? सही था ना? हाँ, इस कर्व में P50 क्या है? तो P50 वो है ऐसा, मतलब ऑक्सीजन का वो प्रेशर जिस पर 50% सैचुरेशन हो जाता है, उस प्रेशर को क्या बोलते हैं? P50। 50% सैचुरेशन बताएंगे कहां हो रहा है? 25 Hg। ऑक्सीजन का जब पार्शियल प्रेशर कितना रहता है? 25 मिलीमीटर ऑफ मरकरी रहेगा, तो सैचुरेशन कितना रहेगा आपका? 50%, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं P50। नोट कर लीजिएगा, P50 क्या है? P50 क्या है? वैल्यू है, वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन की वैल्यू जिस पर एट विच 50% सैचुरेशन हो जाएगा, सैचुरेशन विथ हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये है P50 वैल्यू। जितना इसमें लिखा मैंने सब बता दिया, पढ़ लीजिएगा। ये लाइन मैंने बोला था, एवरी 100 ml ऑफ ब्लड डिलीवर द 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू। इसी लाइन में अगर इसने स्टेटमेंट में जानते हैं गलती कैसे करता है? लिखेंगे एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन ट्रांसफर द 5 ml ऑक्सीजन टू द टिश्यू। ये गलत हो जाएगा। अगर यहां डी लगा दिया, रॉन्ग। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, वो ऑक्सीजन कहां भेजता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फेफड़ों में आपके CO2 को छोड़ता है ना, ठीक है। लाइन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि कैसा ब्लड बोला जा रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल रहे हैं। तो यहां तक आपको ये कर्व समझ में आया। कर्व कैसा होता है? सिग्मोइड होता है। इस सिग्मोइड का मतलब समझते हैं? सीधे आपका यही सिग्मोइड है। जब आपका स्टमक खाली है तो आप भोजन बहुत तेज करते हैं कि स्लो करते हैं? बहुत तेज करते हैं। खाली है ना, भूख बहुत तेज लगी है, कुछ नहीं है, तो बहुत जल्दी जल्दी खाना खाएंगे। देखिए, जब जो है शुरुआत में बहुत तेजी से, क्योंकि हीमोग्लोबिन का सारा वैलेंसी फ्री है, 4 ऑक्सीजन बाइंड कर सकता ना। कितने ऑक्सीजन बाइंड कर सकता है हीमोग्लोबिन? 4 ऑक्सीजन के साथ। शुरुआत में सब खाली है, आ जाओ बाइंड करने। जब शुरू में जब हीमोग्लोबिन का सारा वैलेंसी फ्री रहता है, कुछ नहीं बाइंड किया है, तो शुरुआत में बहुत तेजी से ऑक्सीजन बाइंड करती है, बहुत तेजी से।
लेकिन जैसे ही हीमोग्लोबिन के साथ कुछ ऑक्सीजन बाइंड कर जाता है, इसकी बाइंडिंग करने की क्षमता क्या हो जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये लाइन समझ रहे हैं, ये कर्व यहां से उठा, ये कर्व यहां से उठा तेजी से, लेकिन आगे जाकर के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। देखिए कर्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जितना ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा उतना ये सैचुरेशन बढ़ेगा। लेकिन शुरुआत में सैचुरेशन फास्ट क्यों हो गया, क्योंकि शुरुआत में क्या है, हीमोग्लोबिन टोटली फ्री था बाइंड करने के लिए, तो जल्दी जल्दी उसने क्या करा लिया, ऑक्सीजन को बाइंड करा लिया। इसके बाद जब ये कर्व देख रहे हैं ये घट रहा है, इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इस लिमिट के बाद में जब ऊपर बढ़ते हैं हम, तो ये ऑक्सीजन के साथ इसका सैचुरेशन घट रहा है। ये धीरे धीरे देखिए, अगर सोचिए हीमोग्लोबिन के साथ अभी कोई ऑक्सीजन बाइंड नहीं किया है, तो जैसे ही पहला ऑक्सीजन बाइंड करेगा तो शुरुआत में तो जल्दी जल्दी बाइंड होगा ना, फिर इसके बाद अगर हीमोग्लोबिन के साथ 2 ऑक्सीजन बाइंड करेंगे तो बाइंडिंग क्या हो जाएगी, थोड़ा स्लो हो जाएगी, और 3 बाइंड करके उसके बाद क्या होगा, बाइंडिंग और स्लो। जैसे ही हीमोग्लोबिन के साथ चारों ऑक्सीजन बाइंड कर जाएंगे, अब चाहे जितना पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ा लीजिए, अब वो बाइंडिंग नहीं करेगा। आपका स्टमक फुल हो गया, कितना भी आप भोजन रख दीजिए सामने नहीं खा पाएंगे। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम सैचुरेशन हो चुका है। तो ये कर्व यही बताता है कि शुरुआत में हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन फास्ट होता है, इसके बाद थोड़ा सा नॉर्मल स्पीड में, इसके बाद सैचुरेशन घटता है, लास्ट में जाकर के यहाँ पर ये आप उसको सैचुरेशन मत, कुछ लोग सोच रहे हैं तो 97% तो हाईएस्ट है, और हम बोल रहे हैं सैचुरेशन घट रहा है, ये उसकी स्पीड है, ठीक है। बाकी सैचुरेशन तो मैक्सिमम यही है, ये उसकी जो है तरीके का स्पीड बता रहा है, किस स्पीड से चल रहा है। तो कर्व होगा सिग्मॉइड। अब इसमें एक चीज और समझना हमको बताएंगे आप लोग, देखिए हमने आपको कंडीशन बता दिया, यहां से आ जाओ जी। यस में टाइम लगेगा, यस में टाइम लगेगा, ठीक। देखिए ये नॉर्मल कर्व है कि नहीं है, ये एक नॉर्मल कर्व है। इस एक्सिस पर क्या लिया था, PO2, इस एक्सिस पर परसेंट सैचुरेशन लिया था। यहां पर जाकर के कहीं 100% सैचुरेशन हुआ था, यहां पर 100% होता नहीं है, लेकिन मान लेते हैं। अब ये कर्व ये नॉर्मल है, ये कर्व कब राइट जाएगा और कब लेफ्ट जाएगा इसको समझना। इस पर क्वेश्चन आता है कि ये कर्व कब राइट शिफ्ट होगा और कब लेफ्ट शिफ्ट होगा। राइट का मतलब समझते हैं, अगर कर्व इधर भाग रहा है इधर, और इसको बनाऊं अगर मैं, तो देखिए इस तरीके से, ये मैंने एक कर्व आपको इस तरीके से बना दिया, ये वाला बताएंगे ये लेफ्ट शिफ्ट हुआ कि राइट शिफ्ट गया है। ये हमारा हाथ इधर चल रहा है, ये राइट शिफ्ट हो गया कर्व, और कर्व ये लेफ्ट शिफ्ट करा दें इसको, ये देखिए ये कर्व किधर चला गया, लेफ्ट, तो ये लेफ्ट शिफ्ट है, लेफ्ट शिफ्ट, और ये क्या है, राइट शिफ्ट है, और ये क्या है, नॉर्मल है, ये नॉर्मल कर्व है, नॉर्मल कर्व, ठीक। तो क्वेश्चन आता है कि राइट शिफ्टिंग बताइए कब होगी। अच्छा बताएंगे, अगर मैं कर्व को इधर ले जा रहा हूं, इधर, तो बताइए इधर, तो सैचुरेशन ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, कर्व में देखिए ये नॉर्मल, ये मैंने ये कर दिया, सैचुरेशन घट रहा है, देखो बतिया रहे हैं, सैचुरेशन क्या हो रहा है, घट रहा है। देखिए कर्व जितना, ये नॉर्मल पीला वाला कर्व नॉर्मल है, ये कर्व जितना इधर भागेगा, जितना इधर जाएगा, उतना ही हीमोग्लोबिन के साथ सैचुरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। अभी इसी कर्व को उठा करके यहां ले आऊं तो सैचुरेशन के साथ बढ़ जाएगा, मतलब कम ऑक्सीजन रहेगी। देखिए आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखिए बना के दिखा दूं, एक मैं बताएंगे इस कर्व में और इस पीले वाले कर्व में क्या अंतर है। पीले वाले कर्व में अगर आप देखेंगे तो यहां पर ऑक्सीजन कितना आता है, सॉरी यहाँ पर 100 आता ना, 100, तब जाकर के 100% सैचुरेशन होता है।
लेकिन इस कर्व में 100% सैचुरेशन कहाँ हो गया है, ये कहीं यहां पर देखिए, कम ऑक्सीजन पर भी 100% सैचुरेशन करा ले गया। ठीक है, कम ऑक्सीजन, क्योंकि ये पीले वाले कर्व में यहां पर जाकर के 100 है तो सैचुरेशन 100%, लेकिन जब कर्व इधर भागेगा तो ये ऑरेंज कलर वाला कर्व इस लाइन को कहां टच किया है, यहां जाकर के टच किया ना। 100% यही माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। और इस पर जब ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन कितनी आएगी, कम, मतलब कम ऑक्सीजन पर ही 100% सैचुरेशन हो गया। कब, जब कर्व कहां चला गया, लेफ्ट चला गया। ठीक है, कम खाया और भरा हुआ एहसास हो रहा है कि खाना फुल कर लिया है, एकदम भर गया। ठीक है, कम भोजन पर ही क्या है, 100% आपको महसूस हो जाएगा, 100% सैचुरेशन। और कर्व जितना इधर भागेगा उतना ही ऑक्सीजन ज्यादा देना पड़ेगा। 100% सैचुरेशन कराने के लिए ऑक्सीजन क्या देना पड़ेगा, ज्यादा। नहीं समझ में आ रहा तो देखिए, ये कर्व में ये बना रहा हूं, ये देखिए, यहां जाकर के पीली वाली लाइन को यहां टच करेगा, कहीं जाकर के यहां कितना ऑक्सीजन देना पड़ेगा, सोचिए, 100 से ऊपर, तब जाकर के 100% सैचुरेशन हो रहा। अगर कर्व को मैंने इधर खींच लिया और ज्यादा तो आ रहा ना। तो दो शिफ्टिंग होती है, राइट और लेफ्ट। अब देखिए, इस पर तो इतना सारा चीजें लिख गया है, तो यही आप समझ लीजिए। इसको मैं फिर से लिखवा दे रहा हूं थोड़ा सा। बताइए, राइट शिफ्ट कब होगा, कहां होगा, टिश्यू में। राइट शिफ्टिंग कहां होगी, क्योंकि टिश्यू में हीमोग्लोबिन के अगर राइट जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ उसका लगाव घट रहा है। तो ये कंडीशन आपको कहां देखने को मिलती है, टिश्यू में होती है। तो ये आपको टिश्यू में मिलेगा, इन टिश्यू। और टिश्यू में कौन कौन सी हालत होती है, CO2 क्या रहती है, ज्यादा, O2 क्या रहती है, कम, और बताएंगे पीएच क्या रहता है, पीएच टिश्यू में कम रहता है। ठीक है, H+ क्या रहते हैं, ज्यादा, टेम्परेचर क्या रहता है टिश्यू में, हाई, और 2,3/Pg क्या रहता है, हाई। देख लो जी, आ गया ना समझ में इतना। ये हालत रहेगी टिश्यू में कर्व हो जाएगा राइट, क्योंकि ऑक्सीजन टिश्यू में क्या है, कम, CO2 क्या है, ज्यादा। तो जब ऑक्सीजन कम है तो बाइंडिंग भी क्या होगी, कम, सैचुरेशन घटेगा। और लेफ्ट साइड में कब शिफ्ट होगा, तो लेफ्ट साइड में जाने के लिए इसको वही सी का उल्टा कर दीजिए, इन एल्वियोली। कहां होगा, एल्वियोली में, ऑक्सीजन हाई, CO2 लो, टेम्परेचर लो। ठीक है, 2,3/Pg क्या है, लो है, और H+ क्या है, हाई है, pH क्या है, ओ लो, सॉरी गलत हो गया, H+ लो है तो pH हाई हो जाएगा। ठीक है, यही पूछा था। इस पर आप सवाल देखिएगा, अच्छे खासे मिलेंगे। कर्व राइट साइड कहां शिफ्ट होगा, बस दिमाग में रखिएगा, राइट साइड अगर हो रहा तो टिश्यू में जाएगा, लेफ्ट जाएगा तो लंग्स में जाएगा। और लंग्स में क्या कंडीशन होती है पता है, और ये यहाँ क्या होता है ये पता है। ठीक है, ये हो गया। अब और चीज समझ लीजिए, देखिए, हटा दें इसको। सब तो गायब हो गया जी, क्या करें हैं, क्या नहीं हुआ था, फिर समझना है क्या ये कुछ। जाएगा भी नहीं, हटेगा भी नहीं, हो जाएगा भी नहीं, वो हट गया है, कोई बात नहीं है।
ये मैंने क्या लिखा है, टिश्यू में ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बनता है वो टूटता है कि नहीं टूटता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को लेके आ रहा होता है, टिश्यू में जैसे पहुंचता है, टिश्यू में जैसे ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ लेके आता है टिश्यू में, वहां जाकर के वो छोड़ देता है। कैसे छोड़ता है? वो डिसोसिएट हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो डिसोसिएट हो जाएगा तो क्या बनेगा, HbO2 टूट जाएगा तो क्या बनेगा, Hb+O2। इसको तोड़ने के लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? अभी वो लिखा है राइट वाला, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ऑक्सीजन क्या होनी चाहिए, कम, pH हाई, H+ ज्यादा, H+ ज्यादा, pH कम। समझ रहे हैं ना। मतलब HbO2 को डिसोसिएट कराने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, कौन सी वाली, वो सब अभी मैंने लिखा दिया, ठीक है। यहां मैं लिख दे रहा हूं, CO2 क्या होना चाहिए, मोर होना चाहिए, और ऑक्सीजन कोई कह रहा है कम होगा जी। अरे हम pH नहीं लिख रहे हैं, हम H+ लिख रहे थे। pH क्या होगा, H+ ज्यादा, pH कम, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा। एक चीज पढ़ना, बोहर्स इफेक्ट क्या होता है। बोहर्स इफेक्ट, एक साइंटिस्ट थे बोहर, उन्होंने बताया था हाई कंसेंट्रेशन CO2 की जहां रहती है वहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाता है, क्या बना देता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होकर के ऑक्सीजन को फ्री कर देता है। कब? जहां CO2 ज्यादा होती है, और ये चीज कहां देखने को मिलती है, आपके टिश्यू में मिलती है। इसी को बोलते हैं बोहर्स इफेक्ट, ठीक है। तो कहा जाए बोहर्स इफेक्ट कहां मिलेगा देखने को, एट टिश्यू। तो पूछा जाए बोहर्स इफेक्ट कहां काम करता है, कहां काम करेगा, टिश्यू में काम करेगा, क्योंकि टिश्यू में CO2 क्या है, मोर है। इसी का जस्ट उल्टा कर लीजिए, HbO2 का फॉर्मेशन कहां होगा, एट एल्वियोली। लंग्स में आपके HbO2 बनेगा, ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, ऑक्सीजन ज्यादा है, H+ कम है, pH ज्यादा है, टेम्परेचर क्या है, वो कम है। ठीक, इसको समझाया था एक साइंटिस्ट ने, हेल्डन, इसको बोलते हैं हेल्डन इफेक्ट। तो वहां बोहर्स इफेक्ट टिश्यू में काम करता है, और हेल्डन इफेक्ट कहां काम करेगा, लंग्स में काम करेगा, ठीक है। तो ये हेल्डन इफेक्ट, ये दोनों याद रखिएगा कि बोहर्स इफेक्ट कहां वर्क करेगा और हेल्डन इफेक्ट कहां वर्क करेगा, ठीक है। ये आपका ऑक्सीजन का हो गया। अब पढ़ना है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। और किसी कोई चीज समझनी हो तो बताएंगे। देखिए एक चीज और लिखिएगा, हमारे अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो एडल्ट, हम लोग क्या है, एडल्ट हैं। लेकिन जब बच्चा कहां होता है, यूट्रस में होता है, तो उसको फीटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फीटस। तो वो अपने मदर के साथ प्लेसेंटा के द्वारा कनेक्ट रहता है। ऑक्सीजन वो फेफड़ों से नहीं लेता, कहां से लेता है, मदर के ब्लड से खींचता है। तो फीटस की बॉडी में जो ब्लड है
उस बच्चे में जो ब्लड है फीटस में, उसमें हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है वहां पर उसकी ऑक्सीजन के साथ मोहब्बत बहुत ज्यादा होती है, बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में? हमारे कंपैरिजन में। हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ इतना सैचुरेशन नहीं रखेगा जितना क्या है फीटस का रखता है। क्यों? मजबूरी है, फेफड़े तो है नहीं है, ऑक्सीजन को पकड़ के लाना है, तो मदर के ब्लड से ऑक्सीजन को खींचना है। अगर ये फीटस है और ये मदर है, ये प्लेसेंटा हो गया, ठीक है। तो यहां पर जो हीमोग्लोबिन बच्चे में है, इसकी एफिनिटी क्या है? ऑक्सीजन के साथ ज्यादा होती है, ताकि ये ज्यादा ऑक्सीजन मदर से खींच सके, ज्यादा ऑक्सीजन मदर के ब्लड से ले सके, इसलिए एफिनिटी ज्यादा होती है। किसकी? फीटल हीमोग्लोबिन की। समझ में आया? फीटल हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन ऑक्सीजन के साथ नॉर्मल हीमोग्लोबिन के से ज्यादा देखने को मिलता है। यही पूछ रहे थे ना? ये फिनिश हो गया। अब क्या पढ़ना है? ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? बस किससे बात करा दें, क्वेश्चन एक साथ देखिए, बीच में गमंजा हो जाता है, चार्ट वाला सिस्टम हो जाता है। जैसे चार्ट बनाते हैं ना, सब मिला दिया उसमें, ऐसे हो जाता है ये। अभी आपको क्वेश्चन खोज नहीं पाएंगे, अभी चैप्टर खत्म होने दीजिए, मैं सब करा दूंगा कल। CO2 का ट्रांसपोर्ट कितने तरीके से? देखिए 3 तरीके से। पहला किससे होगा? बाई RBC। RBC से कितना? 25%, लगभग 22 से 25% जो भी, ठीक है। हाँ, 20 से 25 बुक ने दिया ना, 20 से 25% CO2 हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके जाएगा। किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ। मतलब Hb प्लस CO2 क्या बनाएगा? HbCO2 बनाएगा। इसको क्या बोलेंगे? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बोला जाता है, कार्ब अमीनो है ये अमीनो ग्रुप के साथ जुड़ेगा। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन 25% हो गया। इसके बाद देखिए बाकी बाई प्लाज्मा, प्लाज्मा के साथ डिसॉल्व स्टेट में, घुली हुई अवस्था में कितना जाएगा? 7%। 7% CO2 प्लाज्मा में घुल के जाती है, और बाकी जो बचा 70% वो इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के रूप में जाती है, ठीक है। NaHCO3 के रूप में। बताएंगे ये प्लाज्मा में जा रही है कि ये हवा में जा रही है, किस रूप में जाती है, कोई बताइए। यहां हमने लिखा है ये RBC के साथ जुड़ के जा रही है। ब्लड में 2 चीजें होती है ना, ब्लड सेल और प्लाज्मा। RBC के साथ ये प्लाज्मा ये जाएगा। ये कैसे जाएगा? हेलीकॉप्टर से? कैसे जाएगा? कुछ लिखा तो है नहीं। बाइकार्बोनेट के रूप में जा रहा है, लेकिन जा किस में जा रहा है? ये प्लाज्मा से जाती है, ध्यान रखिएगा। भले बुक में नहीं लिखा है, ये प्लाज्मा में होके जाती है, लेकिन घुल के नहीं जाता है। प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन के रूप में जाता है। ले कौन जाएगा प्लाज्मा में? बाइकार्बोनेट। समझ में आ रहा ना? प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट के रूप में जाएगा ये, तो जाता ये प्लाज्मा में है, लेकिन डायरेक्ट प्लाज्मा से कितनी जाती है? तो डायरेक्ट प्लाज्मा से आपके 7% है। ये भी प्लाज्मा से जाएगी, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में जाएगी, बाइकार्बोनेट के रूप में, ठीक है। लिखेंगे इनडायरेक्ट फॉर्म बाई प्लाज्मा, प्लाज्मा से जाएगा, लेकिन ये इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट है, ठीक। यहां देखिए, थोड़ा समय लीजिए इसको। ये यहां पर मैंने आपका बना दिया, ये ब्लड है, ये ब्लड, ठीक। ये आपका क्या हो गया? टेस्ट। ये जो बनाया मैंने RBC, ये क्या बनाया? RBC, ठीक है। ब्लड में कितनी चीजें हैं? RBC और प्लाज्मा ही तो समझना, बाकी तो बहुत कुछ होता, हमको इससे मतलब नहीं है। ये RBC है, बाहर क्या होगा? बाहर होगा प्लाज्मा, ठीक है। ये टिश्यू हो गया,
कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन कहां से पकड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन जब पकड़ता है तो वो लंग्स से पकड़ के लेके आता है कि टिश्यू से पकड़ के लेके आता है? टिश्यू से लाता है ना। टिश्यू में तो CO2 बनती है, तो इस टिश्यू में जो CO2 बन रही है, ये CO2 कुछ प्लाज्मा के में 3%, 7%, 7 है ना, 7% डायरेक्ट प्लाज्मा में चली गई। ठीक है, डायरेक्ट आरबीसी से कितना गया? डायरेक्ट आरबीसी से आपका ये गया, हाँ, 20 से 25%। ठीक है, किस रूप में? HbCO2 के रूप में। और बाकी जो पढ़ना है 70% वो प्लाज्मा से जाएगा, लेकिन पहले समझना है कि जो बाइकार्बोनेट के रूप में जा रहा है, ये बाइकार्बोनेट बनता कहाँ है? ये आरबीसी में बनता है। कहाँ बनता है? आरबीसी। ठीक है, इसको मैं अंदर ही लिख दे रहा हूं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आरबीसी 2 बार बना दिया, ये आप मैं यहां फिर से लिख दे रहा हूं। ये जो 20 से 25% था, ये भी आरबीसी से जाएगा। Hb प्लस CO2 क्या बनेगा? HbCO2। ठीक, अब पढ़ना है 70%। तो देखिए, ये 70% वाला है, ये अंदर क्या आया? इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं समझने के लिए। देखिए, इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देता हूं। देखिए 70% कैसे जाएगा? बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, अंदर आया। आपकी आरबीसी में वाटर होता है या नहीं होता है? होता है। आरबीसी के अंदर भी वाटर है। ठीक, तो आरबीसी के अंदर जो वाटर है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा? बनेगा H2CO3। H2CO3 क्या है? कार्बोनिक एसिड है ना। इसमें एंजाइम कौन सा लगेगा? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। बुक में लिखा है साफ साफ, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। अब H2CO3 क्या करेगा? ये टूटेगा H प्लस और HCO3 माइनस में। ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल है, ध्यान रखिएगा, मैंने यहां नहीं बनाया है, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है कि H और HCO3 जुड़ करके वापस क्या बना सकते हैं? H2CO3 बना सकते हैं। ठीक है, अब HCO3 बना, ये क्या हो गया? बाइकार्बोनेट आयन, ये क्या हो गया? H प्लस। ठीक, ये बाइकार्बोनेट आयन कहां जाएगा? प्लाज्मा। थोड़ा आप यही समझिएगा, देखिए फिर से समझ लीजिए। ये आपका प्लाज्मा है, 7% कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट प्लाज्मा में घुल के चली गई। 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन था उसके साथ जुड़ा और क्या बन गया? कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन। इस रूप में चला गया, जहां जहां आरबीसी जाएगा उसके साथ ही जाएगा। बाकी जो 70% है उसने क्या किया? उसने इस कार्बन डाइऑक्साइड ने आरबीसी के वाटर के साथ रिएक्शन किया, हीमोग्लोबिन के साथ कभी रिएक्शन नहीं किया, इसके साथ जुड़ा वाटर के साथ। एंजाइम कौन सा लगा? कार्बोनिक एनहाइड्रेज, बना H2CO3। H2CO3 टूट गया H प्लस और HCO3 माइनस में। अब ये HCO3 कहां चला गया? बाहर प्लाज्मा में चला गया। ठीक है, और प्लाज्मा में इसको कौन देख गया? सोडियम आयन। भाई प्लाज्मा में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम होता है कि नहीं होता? ब्लड में होता है, ये ब्लड के प्लाज्मा में आयंस होते हैं। तो इसको कौन दिख गया? सोडियम प्लस दिख गया। इसने क्या बना लिया? NaHCO3 बना लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट बना लिया। ठीक है, और इसी रूप में अब वो कहां तक जाएगा? लंग्स तक पहुंचेगा। तो ये गो टू लंग्स, गो टू एल्वियोली, ये एल्वियोली में चला जाएगा। बस ये ब्लड भाग रहा पूरा इस रूप में जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ करके। यहां जो H प्लस है, अगर ये H प्लस को कहीं सेट नहीं किया गया तो आरबीसी तो एसिडिक हो जाएगी। ध्यान सुनिएगा, ये H प्लस अगर ऐसे निकलते रहे तो आरबीसी के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाएगा। इसको भी सेट कराना है कहीं, तो इसको सेट कैसे कराया जाता? देखिए, इसके लिए ये बताइए, टिश्यू में जब ये ब्लड पहुंचा था तो अपने साथ क्या लेके आया था?
ऑक्सीजन लेके आया था कि नहीं लाया था? लाया था ना। हमने एक चीज आपको बताया था कि अगर कहीं ऑक्सीजन ज्यादा हो जाए तो ये विलेन का काम करता है, ये HbO2 को तोड़ देगा। किसमें? Hb+O2 में। ये समझाया था ना कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटता कब है? जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड दिखेगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड जहां अगर ज्यादा हो गया, तुरंत ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट करके हीमोग्लोबिन अलग और ऑक्सीजन अलग। यही चीज आपके टिश्यू में होने जा रही है। टिश्यू में आपके जो ब्लड पहुंच रहा है आपके लंग्स के द्वारा, ठीक है, उस ब्लड में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा आ रही थी। किस रूप में आ रही थी? HbO2 के रूप में। लेकिन जैसे ये ब्लड आपके टिश्यू में पहुंचा, उस टिश्यू में पहले से क्या चल रहा था? रेस्पिरेशन। उसमें CO2 ज्यादा है। वहां क्या चल रहा है? वहां ही सारा सिस्टम चल रहा है ना। तो ये जो क्या होगा, जो HbO2 था, अब वो क्या हो जाएगा? यहाँ टूट जाएगा और किसमें हो जाएगा? Hb+O2। यहां तो समझ में आ रहा ना। HbO2 को टूटा, ठीक है, Hb+O2 में, और हीमोग्लोबिन ने किसको पकड़ लिया? अब कार्बन डाइऑक्साइड। यही ब्लड जो आया था टिश्यू में, ये ऑक्सीजन को लेके आ रहा था, यहां ये ऑक्सीजन को छोड़ करके और किसके साथ पकड़ लिया? हीमोग्लोबिन ने कार्बन डाइऑक्साइड का साथ रख लिया। ठीक है, आ रहा है। अब ये मैं समझा रहा था कि ये H+ जो ज्यादा होंगे इनको कहां सेट किया जाएगा? तो एक्स्ट्रा जो H+ हैं, हीमोग्लोबिन खाली हो, देखिए हीमोग्लोबिन कुछ क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ जाएगा। बाकी जो हीमोग्लोबिन रहेगा वो किसके साथ जुड़ जाएगा? वो जुड़ जाएगा H+ के साथ। ध्यान सुनिएगा, बाकी बचा हुआ हीमोग्लोबिन H+ के साथ जुड़ेगा और क्या बनाएगा? HHB। HHB क्या है? हीमोग्लोबिन एक एसिड है। HHB को बोलते हैं हीमोग्लोबिनिक एसिड। अरे कहीं H+ अगर होते हैं तो एसिड होता कि नहीं होता? HCl क्या है? एसिड है। क्यों है? क्योंकि HCl जब टूटेगा तो H+ फ्री करेगा कि नहीं करेगा? ये HHB जब टूटेगा, ये टूटेगा कभी तो क्या निकालेगा? Hb+H+। H+ को फ्री करेगा। तो यहां हीमोग्लोबिन ने किसको पकड़ रखा है? हाइड्रोजन आयन। क्यों? क्योंकि RBC एसिडिक ना हो जाए। तो हीमोग्लोबिन बफर का काम कर रहा है। बफर जानते हैं क्या होता है? क्या होता है बताइए, केमिस्ट्री में पढ़े हैं। जो एसिडिटी और बेस एसिड या पीएच को मेंटेन रखता है। तो यहाँ ये पीएच को मेंटेन करने का काम हीमोग्लोबिन कर रहा है। इसलिए हीमोग्लोबिन का 3 काम हुआ। एक तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, एक कार्बन डाइऑक्साइड को, एक बफर की तरीके से काम करता है। ठीक है, आरबीसी के अंदर देखिए, ये के नोट कर लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूं यहां देखिए। इन टिश्यू के अंदर हीमोग्लोबिन फंक्शन एज बफर टू मेंटेन पीएच। ठीक है, कैसे? किस रूप में? HHB के रूप में। हाइड्रोजन को पकड़ रखा है, फ्री नहीं रखेगा। हाइड्रोजन फ्री हो जाएगा तो एसिडिटी तुरंत बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी, घट जाएगी, बढ़ जाएगी। यहां तक ये चीज समझ में आई? ये है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। और एक चीज समझिए, HCO3 एक नेगेटिव आयन है। ये आरबीसी से निकल करके कहां पहुंच रहे हैं? प्लाज्मा में। तो नेगेटिव आयन जा रहे हैं, तो नेगेटिव आयन की कमी को पूरा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आरबीसी के अंदर जितने H+ जाते हैं, जितने HCO3 बाहर जा रहे हैं, उतने ही क्लोराइड अंदर किए जाते हैं, उतने ही क्लोराइड को प्लाज्मा से अंदर भेजा जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा हो रहा है? बाइकार्बोनेट आयन के रूप में किया जाता है। तब होता क्या है? H+ बन रहे होते हैं लगातार, तो H+ को सेट ये कर देता है। लेकिन चूंकि HCO3 को बाहर जाना मजबूरी है प्लाज्मा में, उसको सोडियम के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ HCO3 की कमी हो रही है, नेगेटिव आयन कम पड़ रहे हैं। तो नेगेटिव आयन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है? नेगेटिव आयन को अंदर भेजना पड़ता है प्लाज्मा से। कौन सा नेगेटिव आयन आया? क्लोराइड आया। इसी को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। ये क्लोराइड शिफ्ट किया जा रहा है प्लाज्मा से कहां? आरबीसी में। ठीक है, ये है क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट
अब आप बताइए बोहर्स इफेक्ट कहाँ काम करता है? टिश्यू में। CO2 जहां ज्यादा रहेगी वो ऑक्सीजन, वो हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ के आ रही है उसको तोड़ने का काम करेगा। हाई CO2 इंक्रीज द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और क्लोराइड शिफ्ट कहाँ काम कर रहा है? टिश्यू में, ठीक है। यहाँ ये हो गया। तो दो चीज आपको मैंने बता दिया। इसी का जस्ट उल्टा कहां हो जाएगा? लंग्स में। जो चीज यहां हुई, जो बाहर निकला वो अंदर आएगा, जो अंदर था वो बाहर चला जाएगा। अभी फिर से समझिए, बाहर कौन निकला है? क्यों निकला है? क्योंकि सोडियम के साथ उसको जुड़ के जाना इस रूप में, सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। ये बाहर गए हैं, अभी ये लंग्स में जब ये ब्लड पहुंचेगा तो ये प्लाज्मा से इन किए जाएंगे। क्लोराइड यहाँ पर टिश्यू में इन किया गया था आरबीसी के अंदर, जब यही ब्लड कहाँ पहुंचेगा? लंग्स में, सारे क्लोराइड को बाहर किया जाएगा। जस्ट उल्टा होगा, अभी देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर HHB बन रहा है, वहां जाकर के टूट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर CO2 के साथ H2 जुड़ करके ये बना रहा है, वहां क्या होगा? ये टूट करके ये बनाएगा, क्योंकि वहां कार्बन डाइऑक्साइड को फ्री करना होता है। लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड फ्री होगा तभी तो फेफड़ों से बाहर निकलेगा। फिर से समझ लीजिए, ये जब ब्लड लंग्स में पहुंचेगा तो 3-4 चीजें उल्टा हो जाएगा। कौन सा? HCO3 बाहर हुआ है, इन होगा। क्लोराइड इन हुआ है, क्लोराइड बाहर चला जाएगा। HHB बन रहा है, HHB टूटेगा वहां। यहाँ H2CO3 बन रहा है, वहां H2CO3 टूटेगा। अभी क्योंकि 4 चीजें हुई कि नहीं हुई, समझ में आया ना? वही समझ लीजिए। देखिए आप डायग्राम में देख लीजिए। अब बताइए, तो हट जाएगा। अभी इसको कहाँ से चेंज करें? क्या चेंज हो गया? और लो जी, गायब हो गया। इतना अच्छा खासा सब समझाया, गायब हो गया। ये कैसे आएगा? कहाँ गया जी इसका? इससे भी नहीं हो रहा है। ये सब हो गया, सब गड़बड़ हो गया भाई। हाँ, अच्छा, ये स्क्रीन पर नहीं चल रहा है, इसलिए नोट्स पे नहीं हूँ। मैंने यहीं क्लिक किया था नोट्स के लिए, यहीं से तो आएगा ना। पहले होम पे जाएं। लो जी, ये कैसे हटेगा? तो अब सही हुआ ना? वो तो चला गया जो लिखा हुआ था। लिख लेंगे ना? हाँ, तो जल्दी से बना दूं, अगर जरूरत हो जल्दी से मैं उसको ड्रॉ कर सकता हूँ। जल्दी से कर दूं उसको ड्रॉ। इसका लेना है ना, ये शेयर लेना है ना इस यहाँ से कि नहीं? लेना है इसको ना। देखिए यही बना हुआ है, 2 मिनट लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। यार समझते भी जाइए, एक बार रिवीजन हो जाएगा। जो मैं लिख रहा हूँ आप देखते रहिए, ठीक है। HCO3 बाहर गया, हो गया ना? और कुछ नहीं था, यही था ना? कहाँ? ये वाला ऊपर ना, HBC।
देखिए ये डायग्राम, अब हम कहाँ जाते हैं, ये चीज आपके टिश्यू में थी, ठीक है, लंग्स पर। ये NaSCO3 बताएंगे आरबीसी के अंदर था कि प्लाज्मा में था। याद रखिए NaSCO3 का फॉर्मेशन प्लाज्मा में होता है, ठीक है, प्लाज्मा में बनता है। तो NaSCO3 प्लाज्मा में था। ये ब्लड कहाँ पहुंच रहा है, ये लंग्स में पहुंच रहा है, ठीक है। लंग्स में जाकर के NaSCO3 क्या करेगा, टूटेगा, Na+HCO3। हमने बताया उसी का जस्ट उल्टा होगा, वहां बन रहा है वहां ये टूटेगा, ठीक। HCO3 अंदर जाएगा, ठीक है, HCO3 इन होगा, तो HCO3 जब अंदर जाएगा, HCO3 माइनस, इसके साथ जुड़ेगा H+। अब बताएंगे H+ कहां से आया, ये H+ कहां से आया, ये कहां जुड़ा था, ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके HHB बनाया था। हमने कहा था HHB यहाँ टूटेगा, तो ये देखिए यहाँ समझ लीजिए इसको, यहाँ पर HHB क्या हो रहा है, टूट रहा है H++ HB में। यही H+ कहां से आ रहे हैं, ये वाले, ये जो H+ जुड़ रहा है CO3 के साथ में, वो कहां से आ रहा है, HHB के टूटने से आ रहा। समझ में आ रहा ना ये। अब क्या बन जाएगा, अल्टीमेटली बन जाएगा ये H2CO3। ये रिएक्शन रिवर्सेबल है, H2CO3। मोबाइल बंद कर दीजिए, H2CO3 बन गया, ठीक, फॉर्मेशन हो गया H2CO3 का। और क्या चीज हुई थी, क्लोराइड आयन। देखिए क्लोराइड आयन को बाहर किया जाएगा। क्यों बाहर किया जाएगा, क्योंकि नेगेटिव आयन को जब अंदर किया जा रहा है तो नेगेटिव आयन ज्यादा हो जाएंगे, इसके चक्कर में क्लोराइड को बाहर किया जा रहा है। वहां क्या था, वहां ये था कि नेगेटिव जब बाहर जा रहा था तो अंदर नेगेटिव आयन की कमी हो रही थी, उस नेगेटिव को पूरा करने के लिए बाहर से नेगेटिव भेजा जा रहा था क्लोराइड। यहाँ क्या है, नेगेटिव अंदर एंट्री कर रहा है तो नेगेटिव ज्यादा हो जाएगा, उसके लिए नेगेटिव को बाहर किया जा रहा है। समझ रहे हैं ना, ये नेगेटिव बाहर गया है। ये रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट है, ये क्लोराइड शिफ्ट का उल्टा है। ये क्या है, रिवर्स, ये है रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। मतलब क्लोराइड शिफ्ट तो हो रहा है लेकिन बाहर की डायरेक्शन में हो रहा है। इसका दूसरा नाम हैम्बर्गर्स फिनोमिना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हैम्बर्गर्स फिनोमिना। एक साइंटिस्ट थे हैम्बर्गर, उन्होंने ये फिनोमिना बताया था रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट का, ठीक। हाँ एक चीज और क्या समझाने यार, हाँ एक चीज और, H2CO3 टूटेगा और क्या बनाएगा, CO2+H2O, ठीक है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड कहां चली जाएगी, बाहर निकल जाएगा। वहां क्या हुआ था, वहां बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर एंट्री किया था। क्यों, क्योंकि ये NaSCO3 को बनाने के लिए। यहां कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर जाएगी, और ये बाहर कहां जाएगी, लंग्स में चली जाएगी, बाहर आउट, ब्लड में से निकल करके कहां जाएगी, ये एल्वियोली में, ठीक है। तो ये आउट हो जाएगा, बाहर चला गया CO2। समझ में आ रहा है। और O2 को अंदर किया जाएगा। वहां O2 को फिर से सोचिए, वहां पर क्या था, वहां HbO2 को तोड़ा गया था, Hb+O2 में तोड़ा गया था ना। यहां पर HbO2 को जोड़ा जाएगा, उल्टा किया जा रहा है। तो HbO2 को जोड़ने के लिए हीमोग्लोबिन को फ्री रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो है लंग्स में, ऑक्सीजन तो आ रही है ब्लड में, लेकिन हीमोग्लोबिन फ्री होना चाहिए ना। तो हीमोग्लोबिन फ्री कहाँ है, ये देखिए मिल गया ना। HHB जब टूटा, ये इसके साथ यहाँ आ गया, हीमोग्लोबिन फ्री हो गया। और यही फ्री हीमोग्लोबिन क्या है, यही ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके HbO2 बना देगा।
तो ब्लड जब लंग्स में पहुंचता है तो वहां HbO2 का फॉर्मेशन होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड साथ में आ रही है उसको फ्री कर दिया जाता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई, फ्री हो गई। बाकी 25% कार्बन डाइऑक्साइड और भी बची है आरबीसी में। 25% कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के साथ डायरेक्ट जुड़ के आ रही थी कि नहीं आ रही थी, याद आ रहा है कि भूल गए? 25% जो मैंने बनाया नहीं है यहाँ पर HbCO2 के रूप में आ रहा था और 7% डायरेक्ट प्लाज्मा में आ रहा था। तो डायरेक्ट प्लाज्मा नहीं पढ़ना हमको। 25% कैसे टूटेगा? ये टूटेगा Hb प्लस CO2 में और ये Hb कहाँ चला जाएगा? ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके HbO2 बना देगा। ये कहाँ हो रहा है? अंदर। मतलब ये जो चीज चल रही है ये Hb, ये कहां से आया? ये कहेंगे HbCO2 के टूटने से आया। कुछ ज्यादा केमिस्ट्री लग गया है क्या? केमिस्ट्री तो नहीं लग गया ज्यादा? हाँ, अच्छा बताइए, क्या वहां कितनी चीजें, 4 चीजें हो रही थी, 4 का उल्टा यहां हुआ है। अगर आप शांत माइंड से सोचिए कि टिश्यू में क्या क्या होता है, तो टिश्यू में क्या क्या होता है एक बार फिर से समझ लीजिए। टिश्यू में ऑक्सीजन ज्यादा कि कम? बताइए। कम। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा कि कम? ज्यादा। जो ब्लड टिश्यू में जाता है वो अपने साथ क्या लेके आ रहा है? ऑक्सीजन। किस रूप में ला रहा है? HbO2। टिश्यू में पहुंचते ही ये ऑक्सीजन को छोड़ दिया जाता है। टिश्यू में पहुंचते ही ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन को छोड़ देता है। क्यों छोड़ता है? क्योंकि टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, पीएच क्या है? कम है, H+ ज्यादा। ये सारी चीजें इसको पसंद नहीं है। हाई कार्बन डाइऑक्साइड कहीं होगी तो तुरंत ये क्या हो जाएंगे? तुरंत अलग हो जाएगा, HbO2 टूट जाएगा अगर कहीं CO2 ज्यादा मिल गई। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए? अलग हो गए। Hb अलग, O2 अलग। O2 कहाँ चला गया? सेल में। Hb क्या किया? H+ के साथ जुड़ा, क्या बना दिया? HHB। याद आ रहा ना? ये बना था ना। ये H+ कहां से फ्री हुआ था? जब कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी की वाटर के साथ जुड़ी थी तो बना था H2CO3। H2CO3 H+ और HCO3 माइनस में टूटा था और वही H+ यहां से उठा करके क्या कर लिया गया? HHB बना दिया। ठीक है, पढ़िएगा एक दो बार समझ में आ जाएगा। ये बाइकार्बोनेट आयन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट है। देखो जी, बैग वैग रेडी करने लग गए। हाँ, दुकान बढ़ाना है क्या? अरे शटर गिराना होता है तो धीरे धीरे सारा सामान सेट किया जाता है, वैसे तुम लोग कर रहे हो। थोड़ा देर रुके रहिए। मैडम से तो तुमने कहा नहीं कि 10 मिनट मैडम फास्ट हो रहा टाइम। हाँ, 5 से 10 मिनट पहले से सब रेडी हो रहे हो, बताइए। गलत चीज है। अगला टॉपिक देखिए। अगर किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे फिर से बता दीजिए। तो मेरी घड़ी स्लो हो गई है, मैं इसको देख रहा हूँ। जाइए, नहीं जाइए, बिल्कुल फास्ट जाइएगा, तेज। प्लाज्मा में घुल के जाती है। कोई कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में वाटर के साथ H2CO3 के रूप में जाती है। H2CO3 का समझ में आया? क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम है वो आरबीसी में भी होता है, प्लाज्मा में भी होता है। प्लाज्मा में H2CO3 के साथ जाएगा। हाँ, और हीमोग्लोबिन जो आरबीसी के साथ है वो HbCO2 के साथ जाएगा। आरबीसी के अंदर HbCO2 भी बनता है, आरबीसी के अंदर HCO3 बनेगा, बाहर जाकर के वो NaCO3 बनाएगा।